टी स्क्वायर था? टी क्यूब। टी क्यूब। सर लिमिट्स थी -1 और +1। लिमिट थी -1 से लेकर +1। सो -1 से 1/t³ है। पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, तो आप इसे लिखोगे -1 से +1 t to the power -3 dt। ओके, सो -1 to +1 t to the power -3 dt हो गया। चलो साजी चेक करते हैं आपका आंसर सही है नहीं है। अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे सॉरी, तो t to the power -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1, और ये आ गया -1 से लेकर +1, तो ये मिला t to the power -2 over -2 -1 to +1। अच्छा, किसी और ने भी आंसर लिखा है? चलो सबके आंसर्स आए। सांची ने लिखा है, सूरत ने और अर्पित ने। चेक करते हैं। अब देखो, ये जो -2 आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले जाता है। ये -2 जो आया डिनोमिनेटर में, दिस -2 इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर ले जाओ। सो ये -½ तो बाहर चला गया। It's t to the power -2, limit is from -1 to +1 now. So that's -½ t to the power -½ को आप लिख सकते हैं 1/t², limit is -1 to +1 now. So this is -½ instead of t 1 रख दो, so that will be 1/1² -1/-1²। जहाँ तक मुझे याद है -1 का स्क्वायर +1 होता है ना, तो ये भी आ गया 1/1 और ये भी आ गया 1/1। ये क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया। सूरत का सही था। हाँ जी अर्पित, क्लियर हुआ? सांची सर मैंने प्लस कर दिया था लास्ट में। आपने प्लस कर दिया था। रोशनी -2 को डिनोमिनेटर में नहीं लिया था, न्यूमरेटर में ले लिया था। अच्छा, आयुषी क्लियर है ये? यस सर। ओके, चलिए इसे लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखिए 1/t³ dt है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप 1/t³ को सिंपली लिख सकते हो t to the power -3, न्यूमरेटर में ले जाओ, तो ये हो गया t to the power -3 dt। t to the power -3 का जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आप लिखोगे -3 + 1, जो भी पावर उस पर 1 ऐड कर दो और उसी से -3 + 1 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया t to the power -2 by -2 -1 to +1। यहाँ तक क्लियर है लाइशा? यस सर। Now you can take this -½ outside, तो -1/2 बाहर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है ना तो बाहर जाएगा, न्यूमरेटर में मत ले जाना। फिर क्या बचा, t to the power -2 -1 to +1, so it's -½ t to the power -2 को आप लिख सकते हो 1/t² -1 to +1। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ t आप 1 रख दीजिए, 1², t की जगह -1 रख दीजिए, गेट्स कैंसिल्ड आउट। सो आपका जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल 0 हो गया, इंटीग्रल 0। इसके बाद ये बेसिक इंटीग्रल्स। प्रियांशी कुछ आया थोड़ा बहुत समझ में? बस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इसी का डिफरेंस है, वहां मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ n+1 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज द रिलेशन प्रियांशी, इंटीग्रेशन में x to the power n का रिलेशन होता है x की पावर n+1 ओवर n+1। ये आप रिलेशन यूज करो। अब इसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, कई इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अगर मैं आपसे कहता हूं कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन। अगर आप एक कांस्टेंट और एक फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, you can take this example, like if it is integral of 3 t² dt। फर्स्ट एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं 0 से 1 तक। तो आप सिंपल काम ये करोगे, कांस्टेंट को बाहर ले जाओ इंटीग्रल के साइन से, 3 को बाहर ले जाओ,
और ये बच गया 0 से लेकर 1 तक, इट्स टी स्क्वायर dt। सो ये 3 अलग हो गया। टी स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, इट्स टी टू द पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, लिमिट इज 0 to 1 now, it's t cube divided by 3, limit is 0 to 1। 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये आ गया t cube, लिमिट इज 0 to 1। लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, t की जगह अपर लिमिट रखिए विच इज 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब विच इज इक्वल टू 1। हाँ जी, यहां तक हुआ क्लियर? यस। एक एग्जाम्पल और देखो, एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूं 0 से 1 और 3 dt है और कुछ है ही नहीं बीच में, सिर्फ 3 dt है, या तो फिर भी 3t स्क्वायर था, 3x स्क्वायर होता है, t स्क्वायर होता है, t क्यूब होता है, तो समझ में आता है कुछ नहीं है, सिर्फ 3 है। सो आपने क्या किया, आप इस 3 को तो ले गए बाहर, ये 3 चला गया बाहर और ये बच गया 0 से 1 dt। 3 बाहर चला गया, 0 से 1 dt रह गया। अब इंटीग्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ इस dt को। तो ऐसे याद रखो, अगर सिर्फ dt है ना तो उसका इंटीग्रल t हो। सिर्फ dx, देखो यहां तो t स्क्वायर था जिसे आप इंटीग्रेट कर रहे थे, t क्यूब होता शायद जिसे आप इंटीग्रेट कर रहे थे, कुछ नहीं है, सिर्फ dt बचा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ dt की जगह सिर्फ dx बचा हुआ, तो आप एक काम करो, 3 को तो अलग कर दो, dt को इंटीग्रेट कर दो, dt का इंटीग्रल विल बी t, लिमिट इज 0 to 1 नाउ। 3 अलग कर दिया, t की जगह अपर लिमिट रख दो 1 माइनस लोअर लिमिट रख दो 0, ये कितना आ गया 3 आ गया। बहुत सिंपल इंटीग्रल है, कोई फंक्शन ही नहीं है, सिर्फ dt बचा हुआ है, dt का इंटीग्रल t होगा। ऐसे ही अगर dy होता, dy का इंटीग्रल y हो जाता। डाउट्स बताइए, कर दो सर। यही वाला सर समझ नहीं आया। आयुष देखो, इंटीग्रेशन लास्ट क्लास तक हमने स्टार्ट कर दिया था, बस इंटीग्रेशन में पहली प्रॉपर्टी शुरू करिए, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन, कि अगर एक कांस्टेंट नंबर हो और एक फंक्शन हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। एक एग्जांपल तो करा दिया, अभी एक्सप्लेन करता हूं, पहले से देखो। 0 से 1 3 dt है, तो अर्पित यहाँ 3 कांस्टेंट है ना, बाहर ले गया, बचा क्या, सिर्फ dt बचा ना। तो जब तुम dt को इंटीग्रेट करोगे तो t आएगा। अगर dt की जगह dx होता, सिर्फ dx होता तो x आता, अगर dy होता तो इंटीग्रल y आता, dz होता तो इंटीग्रल z आता। अब ये क्यों आता है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस टर्म को, हालांकि उस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अर्पित पूछ रहा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3। भाई एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं t टू द पावर 0 dt, तो क्या गलत है? बताओ, मैथ्स अलाउ करता है या नहीं करता? यस सर। t टू द पावर 0 तो 1 होगा ना, तो आपने इसको t टू द पावर 0 रख दिया। अब जब आप t टू द पावर 0 को इंटीग्रेट करोगे तो आप ऐसे ही तो लिखोगे, इट्स 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1। यस सर समझ आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने वो स्टेप लिखा नहीं था, तो मैं वो स्टेप सब। हाँ साची। सर जैसे यहाँ पे आपने t स्क्वायर dt लिया, तो यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, x dt या फिर कोई भी आप dx ले सकते हैं, तो उसकी dx की जगह x आ जाएगा, इंटीग्रेट करोगे सिर्फ dt के साथ हम सिर्फ t को x ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे ना t स्क्वायर को, तो यहाँ dt होना चाहिए। अदरवाइज अगर यहाँ dx हुआ और t स्क्वायर है, तो आप इंटीग्रेट x वाली टर्म को करोगे, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो t स्क्वायर को आप कांस्टेंट मानोगे अगर यहाँ dx। सर तो फिर इंटीग्रेट तो कुछ होगा नहीं, वो x ही आएगा सर। हाँ, हमेशा x आएगा। देखो, अगर इसी में अगर मैं ऐसे देता हूँ साची, मैंने आपसे कहा नेक्स्ट एग्जाम 0 से लेकर 2 तक है, 4 dx है, ठीक, 4 को मैं बाहर ले गया, 0 से 2 dx बच गया। साची बताओ, dx सिर्फ dx है, dx की जगह आप क्या लिख सकते हो?
x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। सो ये 4 हो गया, 2 माइनस 0 8 हो गया। हाँ जी बताइए, क्लियर है? सर इसमें मतलब बेसिकली सर लिमिट्स एज इट इज मतलब माइनस हो जाएंगे। हाँ, लिमिट एज इट इज माइनस 9। हाँ साची। 4t dx होता है तो 4 t अच्छा, अगर 4t dx है देन वी विल कंसीडर दिस t एज अ कांस्टेंट। या अगर आप ये कहते हो t वेरिएबल है तो आप उसे यहाँ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, दो वेरिएबल्स को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो t के साथ dt होना चाहिए, dx के साथ x होना चाहिए, या कोई कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं हो सकता। दो वेरिएबल नहीं हो सकते एक साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। ओके ऐसे ही अगर मैं ऐसे दूं ना x स्क्वायर dy इंटीग्रेट नहीं हो सकता, दो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल होना चाहिए। यस सर अजी आयुष, ये आया लास्ट के दो एग्जाम्पल समझ में? यस सर। ये देखो ये वाला जैसे 3t स्क्वायर dt है ना, तुमने तो इंटीग्रेशन करा था। 3 को कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले जाओ, बचेगा क्या, 0 to 1 t स्क्वायर। टी स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो, टी स्क्वायर का इंटीग्रल होगा t to the power 2 plus 1 डिवाइडेड बाय 2 plus 1 0 to 1। तो आ गया t क्यूब बाय 3 0 to 1 नाउ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, t क्यूब 0 to 1 नाउ। t की जगह अपर लिमिट रख दीजिए 1 माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए 0, तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इज 1। इसे लिखिए, एक एग्जांपल आप करोगे इसके बाद खुद, फिर हम कुछ और स्टार्ट करें, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड दिस मैथमेटिकल फिजिक्स इज ओवर। सर इसके अंदर इंटीग्रेशन में सर और नहीं होते सर, जैसे इसमें डिफरेंट पड़ेगा। इसमें रूल्स तो हैं, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी होता है जिसमें हम दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो आप कभी यूज नहीं करोगे, नीट में आप कभी यूज नहीं करोगे, सो दैट्स अननेसेसरी। एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, वो सिखाऊंगा मैं आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी ना चेन रूल की ही तरह होगा, बहुत कम यूज होगा, बट एटलीस्ट एक बार आपने सुन रखा हो तो अच्छा होगा आपके लिए। सर वो भी नहीं आता ना सीबीएस एग्जाम्स में। सीबीएस में सीधे सीधे अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिखे हुए होते हैं, बस वही पूछ रहा था। सर डन आयुष हो गया, प्रियांशी यस सर। मिक्सिंग, ये मुझे सॉल्व करके बता दीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रहा है कई फंक्शंस का। मैं आपसे कह रहा हूं 1 से लेकर 2 तक एक्स क्यूब बाय 2 dx करिए जरा ऐसे, प्लीज सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है, कोशिश कीजिएगा कोई गड़बड़ ना करें। आयुष हाफ कांस्टेंट टर्म है ना, हाफ को बाहर ले जाओ, बाकी एक्स क्यूब dx को इंटीग्रेट कर दो। नहीं सांची, गड़बड़ है, आप मेजर कोई मिस्टेक कर रही हो।
सूरज सही आ रहा है, अर्पित सही आ रहा है, आयुषी, रोशनी, रोशनी का भी ठीक आ रहा है। आयुषी आंसर नहीं आया। आयुष, प्रियांशी, लाइशा, क्या हुआ आयुष? नहीं हो रहा है ये बिल्कुल भी? देखो हाफ बार ले जाओ तो इजी सा है भाई, लास्ट क्लास में तो किया था आपने। एक्स क्यूब डी एक्स है, 1 से लेकर 2 तक इसे इंटीग्रेट करना है। सो ये 1/2 बाहर आ गया। एक्स क्यूब को जब आप इंटीग्रेट करोगे, दिस इज एक्स टू द पावर 3+1। एक एक स्टेप ढंग से देखो, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और उसी से आप डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 3+1। लिमिट है 1 से लेकर 2 तक। तो देखिए ये कितना हो गया, 1/2। सांची अब भी गड़बड़ है, एक्स टू द पावर 4/4, लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2। तो देखिए 4 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 4 1 से 2 तक है। आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह आप 2 रखोगे, 2 to the power 4, x की जगह 1 रखोगे, 1 to the power 4। तो ये आ गया 1/8। इस 16 minus 1, 16 minus 1 15 हो गया, दिस इज 15/8। तो x³/2 का इंटीग्रल इज 15/8। लाइशा हुआ ये अब? Yes, sir. आयुष, ठीक है। आयुषी, Yes, sir. ओके। आयुषी की तो इजी सा था, चलो। तो ये आपने कर लिया, ये वो फंक्शंस हैं जो आपको इंटीग्रेट करने हैं। सेकंड हो गया अगर कांस्टेंट ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है अगर कई फंक्शंस ऐड और सब्ट्रैक्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस। कई फंक्शंस हैं जो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट। जैसे ऐसा है, मैंने आपसे कहा x1 से लेकर x2 तक आपने कई चीजों को इंटीग्रेट किया हुआ, आपने ऐसे भी लिखा है fx प्लस gx प्लस hx dx। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, fx है, gx है, hx है। मैं आपसे कह रहा हूं तीनों को इंटीग्रेट कीजिए पूरे को जब। और ये dx सिर्फ hx के साथ नहीं है, dx gx के साथ भी है, dx fx के साथ भी। इसे आप 3 इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दीजिए। ऐसे आप इसे लिख दीजिए x1 से लेकर x2 तक, दिस इज fx dx, प्लस x1 से लेकर x2 तक इट्स gx dx, प्लस x1 से लेकर x2 तक दिस इज hx dx। सो अगर कई फंक्शन से जो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप ये समझो आपको कई इंटीग्रल्स दिए हुए हैं, सबको आप अलग अलग इंटीग्रेट करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट जो करने को कह रहा है वो करो। इसे लिखिए, इसके बाद कुछ एक एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ, फिर आप लिखिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ लेट्स इंटीग्रेट 0 से लेकर 1 तक t² प्लस t प्लस नॉट प्लस -2 dt। मैं आपसे कह रहा हूँ इसे इंटीग्रेट कीजिए। सो इसे आप 3 इंटीग्रल्स में ब्रेक करो। एक हुआ 0 to 1 t² dt, एक हुआ आपका 0 to 1 t dt, और एक हुआ -2
2 dt from 0 to 1 now. अच्छा, अब मुझे ये बताइए आयुषी कि ये टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? यस आयुषी, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर. Sir, 2t. डिफरेंशिएट नहीं करें आयुषी, आप इंटीग्रेट कर. इंटीग्रेट कर, ऐड Sir, करोगे ना? sir, हाँ, sir, 2 plus 1 divided by 2 plus 1. 2 plus 1. Limit is from 0 to 1 now. T to the power 1. आयुष, आप बताओ t to the power 1 का इंटीग्रल क्या हो? आयुष ट्राई करो, आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए काम की चीजें बहुत. अच्छा, आयुष से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा. लाइशा, t to the power 1 का इंटीग्रल क्या होगा? हाँ जी लाइशा. आयुष ऐड होगा ना, सब्ट्रैक्ट तो नहीं होगा. आयुष माइक ऑन कर लो, बिना उसके ना फिर हो नहीं पाता ढंग से. क्या वो लाइशा, क्या इशू आ रहा है? t to the power 1 dt इंटीग्रेट करना है इसको. t to the power 1. Sir, 1 by t. अरे नहीं, जो पावर उसमें 1 ऐड कर दो, क्या हो जाता है तुम लोगों को? एक बिल्कुल ट्यूसडे से थर्सडे तक सब साफ हो जाता है. t to the power 1 था, 1 में 1 ऐड कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया. 0 to 1. यहाँ कांस्टेंट के लिए बताया था कि 2 बार चला जाएगा. dt का इंटीग्रल क्या होगा आयुष? इंटीग्रल ऑफ dt ओनली, सिर्फ dt बचेगा अंदर. हाँ, इंटीग्रल ऑफ dt विल बी t ओनली. लिमिट इज 0 to 1 now. So it's t cube over 3. Limit is from 0 to 1 plus it's t square over 2. Limit is 0 to 1 minus 2t. Limit is 0 to 1 now. So देखिए 1/3 कांस्टेंट है, आप अलग कर दो. ये बचा t क्यूब. लिमिट इज 0 to 1 now. 1/2 अलग कर दो. ये बचा t स्क्वायर. लिमिट इज 0 to 1. -2 अलग हो गया. It's t. Limit is 0 to 1 now. So this is 1/3. t की जगह आप अपर लिमिट रखो, which is 1. So that will be 1 cube. Minus 0 cube. 1/2. t की जगह अपर लिमिट लिखो, which is 1. 1 square. लोअर लिमिट रखो, which is 0. 0 square. -2. t की जगह अपर लिमिट लिखो 1. 1/3 plus 1/2 -2. So ये LCM आप लोगे, LCM 6 आ गया. So it's 2 plus 3 minus 12. So कितना हो गया? -7 -7/6. over 6. So ये किस किस का ठीक आ रहा था? सूरत का गड़बड़ था, अर्पित का सही आ रहा था. हाँ भाई, ये क्लियर हुआ? आयुष, प्रियांशी, कुछ आ रहा है समझ में? नहीं, आज नहीं आ रहा. आ रहा है सर. आ रहा है, चल मैं पूछना शुरू करता हूँ. चलो, वेरी गुड. रोशनी, कहीं डाउट इसमें? No. चलो.
चेंज कर दूं मैं स्लाइड? अच्छा, इससे पहले वाला भी तो लिखना होगा आपको। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। और भाई बड़ी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास के साथ ना कभी और डिस्ट्रैक्शन की चीजें यूज मत किया करो। मोबाइल फोन तो मजबूरी है तुम्हारी, व्हाट्सएप बंद कर दिया करो। कुछ ऐसा करा करो कि व्हाट्सएप आप यूज ना कर रहे हो, इंस्टा आप यूज नहीं कर रहे हो। वरना आप एक अजीब, उसको तो बीमारी कहेंगे आजकल जो हो गया ना, आदमी हर 10 मिनट के बाद व्हाट्सएप खोल के देखता है कहीं कुछ हो तो नहीं गया। किसी के पास न्यूज ऐप है तो हर कुछ 10 मिनट के बाद अपने आप वो न्यूज ऐप खुल जाता है। वो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको पढ़ने नहीं देगी, पढ़ना छोड़ो, कंसंट्रेट नहीं करने देगी। तुम में से किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि सामने टीचर बोल रहा है और एकदम पता चलता है कि 1 मिनट तक तो सुना था, उसके 10 मिनट के बाद पता ही नहीं क्या कहा? कोई है इतना ईमानदार जिसके साथ होता हो और बता दे? चलो, एक बच्चा ईमानदार है बस। और किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि क्लास शुरू हुई, टॉपिक शुरू हुआ? बहुत रेयर। बहुत रेयर। पता है ये बहुत कॉमन हो गया। अगर तुम में से किसी के साथ नहीं है, एक बच्चे ने बताया, और बहुत बड़ी बात है, वरना ये बहुत कॉमन डिजीज है, ये साइकोलॉजिकल डिजीज है जो होने लगी है डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रैक्शंस बहुत है ना। आप कुछ काम करने बैठे हो, एकदम से व्हाट्सएप आया, आपने कहा चलो एक बार देख लेते हैं कि क्या आया होगा। आपने एक बार खोला व्हाट्सएप, किया, एक सेकंड के लिए आप गए, फिर दोबारा आप अपने काम पर आ गए, तो हुआ ये कि वहां जो डिस्ट्रैक्शन था वो आपके साथ साथ आ गया। वो डिस्ट्रैक्शन आपको यहाँ काम नहीं करने देगा। हमेशा होता है, काम करते करते मेल आया, आपने एक बार मेल देखा और दोबारा वो डिस्ट्रैक्शन, आपके जो ओरिजिनल काम कर रहे थे उसके अंदर वो डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगा। दिमाग इतना आदी हो जाता है कि फिर वो एक बार में एक काम कर ही नहीं सकता। आप खाना खा रहे हो, खाना सोच कुछ और रहे हो। अब आप क्लास में बैठे हुए हो, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, जब मैंने स्टार्ट किया होगा तब आपने सुना, और उसके बाद की आपने चीजें ही नहीं सुनी। वो बुरी तरह से टाइम बर्बाद करता है। आप लिटरली कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो आप बाहर की चीजें सोच रहे हो, जब आप बाहर घूमने गए हो तो आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मेरा एग्जाम बिगड़ जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन आपको कुछ करने नहीं देगा। बहुत अच्छा उसका तरीका ये होता है, एक टाइम पर एक काम करो। मतलब हम अपनी टीम के साथ भी करते हैं, टीम मेंबर्स के साथ भी होता है कि एक साथ बहुत सारी चीजें खुली हुई है तो फिर उनकी प्रोडक्टिविटी हिट होती है। सब बंद कर दो, एक टाइम एक चीज करो। क्लास कर रहे हो, देखो मत व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा, उठा के फेंक। जब आप इंस्टा देखो फेसबुक देखो तो फिर आप क्लास के बारे में मत सोचो। चलो, अब एक एग्जाम्पल मुझे करके दो। 0 से लेकर 2 तक इट्स 2t +3t² +5dt। करना है यार, प्लीज को इंटीग्रेट करके मुझे बताओ क्या आंसर आता है। और इसीलिए बेस्ट होता है इफ यू आर यूजिंग योर लैपटॉप और डेस्कटॉप, तो बेस्ट है क्लासेस के लिए। कंपेरेटिव कम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मोबाइल फोन में तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। बेस्ट है। और मोबाइल फोन को तो फ्लाइट मोड पे डाल के साइड में डाल दिया करो 1.5 घंटे के लिए। स्टूडेंट लाइफ में ये करना आसान होता है, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग कर सकते हो। आयुषी, आंसर।
कितना टाइम लगेगा, किसी का भी नहीं आया अब तक। सांची का कुछ आया, ओके। अर्पित का, ये तो तुम लोगों के आजकल आंसर्स ही मैच नहीं करते, चेक करना पड़ेगा। हेलो, मेरा तो कुछ और ही आ रहा है ना, सांची से मैच कर रहा है ना अर्पित से मैच कर रहा है। एक बार और मैं चेक कर लूं, मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा। ना, सांची अर्पित दोनों से मैच नहीं कर रहा। सूरत का भी आया है कुछ। अर्पित सही है तुम्हारा, अर्पित का सही है, सूरत का सही है, सांची आप गड़बड़ कर रही है, प्रियांशी का सही है, वेरी गुड। अर्पित सही था यार, मैं गलत कर रहा था। रोशनी छोटी सी गड़बड़ है, चेक करो। 4 बारी क्रॉस चेक कर दिया मैंने। हाँ, वो मैं पता नहीं क्यों 3 का क्यूब कर रहा था, वो मैच ही नहीं करा। रोशनी कुछ छोटी सी गड़बड़ है, छोटी सी गड़बड़ है। लाइशा, आयुषी, आयुष, ओके। आयुष जितने स्टेप्स हो रहे हो आप उतने करो, लास्ट वाले न्यूमेरिकल से हिंट लो, जितने स्टेप्स हो रहे हैं उतने करो एटलीस्ट। 2 स्टेप्स बढ़ पा रहे हो आप, 3 स्टेप्स तक कर पा रहे हो, जितने स्टेप्स हो रहे हैं मुझे वहां तक करो। कुछ स्टेप्स तो आगे जाएंगे, हो सकता है 1 स्टेप आगे जाए, 2 आगे जाए। रोशनी अभी थोड़ी सी गड़बड़ है। लाइशा एंड आयुषी, सो देखो फर्स्ट जो स्टेप होगा ना, इट्स 2t dt 3t स्क्वायर dt 0 से 2 5 नेक्स्ट स्टेप होगा कांस्टेंट्स अलग ले जाओ। आयुष ये वाला स्टेप हुआ था, अच्छा टी स्क्वायर डी टी 5 0 to 2 टी टी। सो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, अलग चला गया। टी टू दी पावर 1 है, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे टी टू दी पावर 1 + 1 / 1 + 1। आयुष ये स्टेप हुआ, लिमिट इज 0 to 2 now, 3 अलग चला गया। टी स्क्वायर है तो टी टू दी पावर 2 + 1 over 2 + 1, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 now, प्लस 5 अलग चला गया। dt का इंटीग्रल t होता है 0 से t। इन द नेक्स्ट स्टेप आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट्स 2, इट्स t स्क्वायर बाय 2, लिमिट इज 0 to 2 नाउ, 3 t क्यूब बाय 3, 0 से 2 नाउ, प्लस 5t 0 से 2 नाउ। सो देखिए दिस 2 विल कैंसिल दिस 2, दिस 3 विल कैंसिल दिस 3। अब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। हाँ जी आयुष, यहां तक हुआ? अब सब्स्टिट्यूशन शुरू करो। t की जगह अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट क्या है 2, सो इट्स 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। t की जगह अपर लिमिट रखो 2, 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब 5। t की जगह अपर लिमिट रखो 2 - 0।
सो ये आ गया 4, ये हो गया 8, और ये तो 2 इंटू 5 10 हो गया, 22 हो गया। आयुषी अब क्लियर है? लाइशा? Yes, sir. चलो, रोशनी कहाँ गड़बड़ हुई थी? 26 क्यों आ रहा था? सर मैंने 3 को काटना भूल गई। अच्छा 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 अच्छा, चलो जी, इसको लिख लो। तो ये था अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कई फंक्शंस का। आयुष हुआ ही है? अब भी नहीं हुआ? अगर कई फंक्शंस हैं जिनको आप ऐड कर रहे हो या आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये ऐसे सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3। तो देखो थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, जो भी पावर है ना यहाँ, उस पावर में 1 ऐड कर दो, और जो आएगा उसी से डिवाइड कर दो। पावर 2 है, 1 ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो। पावर 3 है, टी का इंटीग्रल टी था। अब ये टी स्क्वायर बाय 2 हुआ ना, जो 2 से 2 कैंसिल हुआ, टी क्यूब बाय 3 हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 5 टी 0। अब ये क्या बचा? सिर्फ टी स्क्वायर ही तो बचा हुआ है, 2 तो कैंसिल हो गया। तो टी की जगह अपर लिमिट रख दो 2, उसका स्क्वायर कर दो, माइनस लोअर लिमिट कर दो, 0 का स्क्वायर कर दो। टी की जगह अपर लिमिट रख दो 2, उसका क्यूब कर दो, माइनस 0 कर क्यूब कर दो। टी की जगह अपर लिमिट 2, टी की तो पावर 1 है तो 2 की पावर 1 होगी। हाँ जी आयुष, अब हुआ? देखो आयुष, असल में ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सॉल्व करने से होता है, सिर्फ सुनने से या मेरे सॉल्व करने से आप नहीं सीखोगे। ये बिल्कुल ऐसी है, आप साइकिल सीखने की कितनी भी बुक्स सीख लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, साइकिल आएगी तब जब आप बैठोगे, 2-4 बार गिरोगे, तब आप चलाना सीखोगे। बुक्स पढ़कर आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते। वही हाल यहाँ पर है। मतलब मैं कितने भी आपको एग्जाम्पल्स खुद करके दिखाऊं, आप नहीं सीखोगे। सीखोगे आप तब जब आप अपने आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, वन लास्ट एग्जाम्पल ऑन दिस टॉपिक, इसके बाद फिर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 0 से 1, फोर टी क्यूब माइनस 2t प्लस 3dt। करिए इसको जरा इंटीग्रेट कीजिए, क्या था? 4t क्यूब माइनस 2t प्लस 3dt। बताइए जरा इंटीग्रेट करके क्या आ रहा है? इस बार मैं आंसर थोड़ा जल्दी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सर आप 1 सेकंड के लिए लास्ट साइड कर सकते हैं, मेरे को एक स्टेप देखना है। थैंक यू सर। ओके, ठीक आ रहा है सच। ठीक है रोशनी, सूरत का भी ठीक आ रहा है, प्रियांशी का भी ठीक है।
अर्पित गड़बड़ है। लाइशा, आयुषी, देखो ये तो कंपेरेटिव इजी है। आप इसे 3 इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दीजिए। एक आप ले लीजिए 0 से लेकर 1, 4t³ dt माइनस 0 से लेकर 1, इट्स 2t dt प्लस 0 से 1, इट्स 3dt। t³ को जब आप इंटीग्रेट करोगे, दिस इज t⁴। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बाय 4, लिमिट इज 0 to 1, माइनस 2 अलग हो गया, t⁴1 इंटीग्रल 1 + 1 which is t²/2, लिमिट इज 0 to 1, प्लस 3 अलग हो गया, dt का इंटीग्रल इज t, लिमिट इज 0 to 1 now. So 4 will cancel this 4, 2 will cancel this 2, और ये बच गया 1⁴ माइनस 0⁴। ये हो गया 1² माइनस 0² प्लस 3 1 माइनस 0। सो ये आया 1 माइनस 1 प्लस 3, इट्स 3। सो ये 3 आ गया। लाइशा, क्लियर है? सर मेरा भी यही आंसर आ रहा था। ये आंसर आ रहा था। आयुषी, आयुषी आपका भी आंसर नहीं आया था। ये आ गया था, आपने लिखा नहीं था। चलिए, सो दैट वाज अबाउट, ये सिंपल इंटीग्रल्स थे आपके अलजेब्रिक फंक्शंस को यूज कर जो इंटीग्रेशंस बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर मैं आपको, ये तो सब अलजेब्रिक था, एक और देख लूं सब्स्टिट्यूशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के मैंने आपको रिलेशंस लिखवाए थे, नहीं लिखवाया? आए थे सर। लिखवा दिया मैंने, sin x cos x e⁴x 1/x का इंटीग्रल सब लिखवा दिया। Yes. नेक्स्ट कुछ रिलेशंस और याद रखिए और रिलेशंस पे क्वेश्चंस देखिए। अगर वो आपको ऐसे देता है ax + b ⁴ n dx, अगर इस फॉर्मेट में आपको दे दे x1 से लेकर x2, तो इसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ ये आपको करना होगा, आप इस पूरे को x मान लो अपना, कि ये पूरा का पूरा आपका x की तरह बिहेव कर रहा है, x⁴n है, तो x⁴n का इंटीग्रल क्या होता है, x⁴n + 1। तो आप इसे ऐसे लिखोगे ax + b ⁴n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। ax + b ⁴n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। और ये कहां से कहां तक जाएगा, x1 से लेकर x2 तक जाएगा। बस एक डिफरेंस है छोटा सा, वो डिफरेंस ये x के साथ जो कांस्टेंट आ रहा है ना a, इस 1/a से आपको इसे डिवाइड करना, 1/a आपको अलग ले जाना पड़ेगा, ax + b की पावर n + 1/n + 1, और ये जो a आया x के साथ जो मल्टीप्लाई होकर आ रहा था, इस a को आप अलग कर दोगे, 1/a अलग। एग्जाम्पल कम यूज होगा बट आपको पता होना चाहिए। 0 to 1 मैं आपसे कहता हूं 2x + 1⁴ dx, इसको इंटीग्रेट करो। सो यहां रिलेशन होगा, इट्स इंटीग्रल ऑफ 2x + 1⁴ 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, लिमिट इज 0 to 1। अब मुझे कोई बताएगा x की जगह क्या आ रहा है? Half. इंस्टेड ऑफ x हम क्या यूज कर रहे हैं, 2 यूज कर रहे हैं ना। देखो इंस्टेड ऑफ a क्या यूज कर रहे हैं, 2, सॉरी नॉट x की जगह, इंस्टेड ऑफ a 2 आ रहा है, सो इट्स 1/2, सो इट वुड बी हाफ। सो ये हो गया हाफ 2x + 1⁴ over 4, लिमिट इज 0 to 1। 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/8 आ गया, ये आ जाएगा 2 + 4 2x + 1।
to the power 4 लिमिट इज 0 to 1 नाउ। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का स्टैंडर्ड मेथड है, x की जगह आप अपर लिमिट रख दो विच इज 1, माइनस करके आप लोअर लिमिट रख दो। सो ये आप ऐसे लिखोगे 1/8, इस x की जगह अपर लिमिट 1 रखो, 2 into 1 plus 1 to the power 4 माइनस x की जगह लोअर लिमिट रखो विच इज 0, 2 into 0 plus 1 to the power 4। तो ये आ गया 1/8, 2 into 1 plus 1 देखो 3 to the power 4, 2 into 0 0 हो गया 1 to the power 4। सो ये 1/8 हो गया। 3 to the power 4 means 3 is a 9, 27, 27 3 is a कितना हो जाएगा, 27 3 is a 81 minus 80/8। बहुत रेयर चांसेस हैं बट हो सकता है आपको इस फॉर्मेट में दे दे, इस फॉर्मेट में दे रहा है तो याद रखिएगा ये आप डायरेक्ट रिलेशन यूज करेंगे, इतना लिख लो। फिर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन सिखा देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करता है। देखो कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जस्ट इसलिए कि नोट्स इनकम्प्लीट ना हो मुझे सब डिस्कस करना पड़ता है। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। लिख लिया था ना सबने? नहीं सर, एक सेकंड। Sure. सर अगर इसमें मतलब अगर दो वेरिएबल्स हों सर, दो ऐसा वेरिएबल्स अर्पित इंटीग्रेट नहीं होंगे, दो वेरिएबल्स नहीं आएंगे। यस सर इट इज। जैसे नॉट क्वेश्चन, मैं आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सिखाता हूँ, नेक्स्ट 5 मिनट्स में से कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट विद मोशन 20, इंटीग्रेशन विद सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल चेन रूल वाली चीज है, कुछ कुछ चेन रूल से मैच करेगा। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लाइक मैं आपसे मान लो मैं तुमसे कहता हूँ साइन एक्स का तो इंटीग्रल आपको पता है माइनस कॉस एक्स होता है, मैं कहता हूँ मुझे ना साइन 4x को इंटीग्रेट करके दिखाओ और एंगल ले लो 0 से लेकर और π/2, इसे इंटीग्रेट करिए साइन 4x dx। सो आपको साइन x का इंटीग्रल याद है, साइन 4x नहीं जानते आप क्या होगा, वेरिएबल चेंज कर दिया। आपको पता है साइन x इज माइनस कॉस x होता है, बट साइन 4x क्या होगा नहीं पता। तो आप एक काम करो, यहाँ सब्स्टिट्यूशन करो, 4x को कोई नया वेरिएबल t कह, तो आप इंस्टेड ऑफ 4x आप t रख सकते हैं। साइन t का इंटीग्रल आप जानते हो, साइन t का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस t होता है। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी प्रॉब्लम कर रहा था ना उसे आपने t मान लिया। अब दो प्रॉब्लम्स हैं, एक dx की जगह dt आना चाहिए, दूसरा लिमिट चेंज कर दी। पहले देखो dx की जगह dt कैसे आएगा, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसे डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, इसे डिफरेंशिएट करो t की रिस्पेक्ट। जब आप इसे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ये तो 4 हो गया, x का डेरिवेटिव हमने डिस्कस किया था 1 होता है, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dx लिख दिया, जो पार्शियल डेरिवेटिव। लेफ्ट साइड x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही है तो dx लिखो, राइट साइड t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो t का जो डेरिवेटिव होगा, t का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 के साथ साथ एक dt और आ जाएगा।
सो यहां से आपको मिला दैट 4dx इज इक्वल टू dt। आपने यहां से लिख लिया कि आपका dx आ गया dt बाय। दोबारा देखो, 0 से पाई बाय 2 साइन 4x dx है, इसे आपको इंटीग्रेट करना है। आपने क्या किया, 4x को t रख दिया, 4x की जगह आपने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब प्रॉब्लम ये 4x की जगह t रखकर ये तो बड़ा रंगा दिखने लगेगा, sin t हो गया, बट dx की जगह dt आना चाहिए। उसके लिए आपने इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। आई एम श्योर आपको डिफरेंशिएशन इतना आता है कि आप 4x को डिफरेंशिएट कर लोगे, 4x का डेरिवेटिव 4 into 1 हो जाएगा। बस राइट और लेफ्ट साइड में दोनों साइड अलग अलग वेरिएबल्स हैं, आप दोनों को अलग अलग वेरिएबल्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो लेफ्ट में एक dx आएगा, राइट में एक dt आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 4dx is dt, dx is dt by 4। इसको उठाकर आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आप इसे कह दो 1, इसे कह दो 2, इसे कह दो 3, 2 और 3 को 1 में रखो। 2 और 3 को जब आप 1 में रखोगे, सो दैट 0 to pi by 2, it's sine of 4x, 4x is t, dx which is dt by 4 बाहर चला गया। अब आप इसे लिखो 1/4 बाहर ले जाओ, दिस इज 0 to pi by 2 sin t dt। अब मुझे बताओगे sin t का इंटीग्रल क्या होता है? हाँ जी, किसी को याद है sin t का इंटीग्रल? आप कह रहे थे सर आपने नहीं कराए थे सर। नहीं लिख पाया? नहीं सर, ये नहीं लिखवाया सर, इंटीग्रेशन में नहीं लिखवाया था, डिफरेंशिएशन में लिखवा दिया यही था। तो मैं पूछ रहा था। साइन का जो इंटीग्रल होता है अभी लिखवा देता हूँ, माइनस कॉस होता है, इट्स माइनस कॉस टी, लिमिट इज 0 to pi by 2। इसमें ना अभी एक स्टेप और रह जाएगा। स्टेप ये होगा कि आपको जो लिमिट दी थी वो लिमिट x की दी थी, यहाँ तो t आ गया, आपको इसको दोबारा से x में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो t क्या था, 4x, t की जगह 4x रख दो यहाँ, लिमिट सब्स्टिट्यूशन से पहले, क्योंकि लिमिट आपको x की गिवन है, यहाँ तो आप t लिया है, दोबारा लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए, t की जगह आप 4x रख दीजिए। तो जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशंस करोगे, दैट्स 1/4, इट्स माइनस ऑफ cos 4x, लिमिट इज 0 to pi by 2। अगर ये मैंने रिलेशन नहीं लिखा था तो सिर्फ इतना याद रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt इज माइनस ऑफ cos t, 0 जो भी लिमिट है। तो sin t का माइनस cos t लिख दिया 0 से pi by 2, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, t इज 4x। अब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, माइनस साइन को पहले ही बाहर ले जाता है, माइनस 1/4, दैट्स cos 4x, limit is 0 to pi by 2, this is equal to 1/4 cos 4, x की जगह आप pi by 2 रख दीजिए, माइनस ये x 0 है, x की जगह आप 0 रख दीजिए, सो ये आ गया 1/4 cos 4 pi by 2 है, इसे आप लिख सकते हो cos 2 pi हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना 4 और माइनस cos 0 हो जाएगा। cos 2 pi भी 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है, तो 0 आ गया। तो 0 से pi by 2 तक sin 4x dx का जो इंटीग्रल होगा दैट इज 0। ये सब्स्टिट्यूशन है कि आपने इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट कर दिया। पहले आप 4x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर आप dx की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर आप इंटीग्रेट करोगे, और इंटीग्रेट करने के बाद वेरिएबल दोबारा से चेंज करना होगा, क्योंकि ओरिजिनल वेरिएबल x था, t नहीं था, तो इस t की जगह दोबारा आपको 4x रखना है बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट। चलिए इतना लिखिए, फिर मैं रिलेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक लिखवा देता हूँ। बहुत बहुत रेयर यूज होगा, बहुत रेयर, बट यू शुड नो। सर वो cos 2x है सर, इस साइड पे 1/4। ओके, सॉरी क्या कह रहे हैं आप? सर वो cos 2x लिखा है सर। cos 2 pi, सॉरी।
चलिए लिखा आप लोगों ने? यस सर। वन और टू लास्ट थिंग फिर कंप्लीट करते हैं। ओके, सो मैंने अभी आपको फॉर्मूला नहीं बताया था तो मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिलेशन है। कोई नहीं आयुष, मतलब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। इसके बाद मैंने ये तो कर दिया, ये तो आपके सामने लिख दिया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आयुष, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी देखिए। जो चीजें नीट में आने के चांसेस बहुत निल होते हैं उसको मैं थोड़ा तेजी से कराकर निकल जाता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ चीजों पर, बट मैं स्किप कुछ नहीं करूंगा। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये इतनी लेंदी कैलकुलेशन होती है सब्स्टिट्यूशन की, अगर ये एग्जाम में देने लगा तो आपका क्वेश्चन कभी भी 1 मिनट में नहीं होगा। और नीट में फिजिक्स के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बचता है आपके पास। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहला है आपको जस्ट दो याद रखना, एक साइन का और एक कॉस का। साइन एक्स डीएक्स, आप लेट से x1 से लेकर x2 तक आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, लिमिट इज फ्रॉम x1 टू x2। इसी तरह से cos x dx x1 से लेकर x2 तक। cos x का इंटीग्रल sin x हो जाता है, नेगेटिव नहीं आएगा, x1 से लेकर x2 तक। एक ये याद होना चाहिए। एक आपको याद होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिलेशन। यूज तो तुम सिर्फ अलजेब्रिक करोगे। exponential function. So exponential function is integral of e to the power x dx. Limit is x1 to x2. So ये आ जाएगा e to the power x. Limit is from x1 to x2. So ये आ गया e to the power x2 minus e to the power x1. ये exponential function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद आपके पास एक और आपको याद होना चाहिए, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x। इफ यू हैव 1 बाय x x1 से x2 तक, और मैं आपसे कहता हूं इसे आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा log x। x1 से x2, 1 बाय x का इंटीग्रल अलजेब्रिक के रिलेशन से नहीं होता। 1 बाय x का इंटीग्रल इज log x 1 बाय x का। ये रिलेशंस आपको याद होने चाहिए, इतना लिख लीजिए। tan cot sec cosec सब सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाता है, और आप यूज नहीं करोगे, आप सिर्फ साइन यूज करोगे या कॉस यूज करोगे। सर एक सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखाना। थैंक यू सर।
चेंज कर दूं स्लाइड, लिखा इतना? यस सर। ओके, इसके बाद एक लास्ट, एंड दैट इज अगर वो आपसे कहे इंडेफिनिट इंटीग्रल। अभी तक तो जो भी मैंने आपको कराया उसमें लिमिट्स थी, डेफिनेट था, अब इंडेफिनिट इंटीग्रल अगर वो कहता है लिमिट नहीं, बहुत आसान है, x टू द पावर n dx लिमिट नहीं है। इंटीग्रल का रिलेशन मुझे लाइशा बताएगी। लाइशा, x टू द पावर n का इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं? लाइशा, यस सर। यस, x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होगा बच्चे? अरे जो आपने यूज किया है बार बार, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c और लगा दो, बस c कांस्टेंट आपने अलग कर दिया। यहाँ लिमिट्स नहीं है तो लिमिट सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप ही नहीं रहेगा, बस एक c कांस्टेंट आ जाता है, c सम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू निकालने के लिए उसको आपको बताना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या है, तब जाकर आप c की वैल्यू निकालोगे। तो आपसे कोई c की वैल्यू पूछ नहीं रहा। एक एग्जांपल देखो, लाइक मैं आपसे कहता हूं मुझे x क्यूब dx इंटीग्रेट करके देखो। जैसे आप इंटीग्रेट करते हो x टू द पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस c, बस। सो x टू द पावर 4 बाय 4 प्लस c। ये इजी है, लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करती। बस ये वाला जो स्टेप होता था आपके साथ न्यूमेरिकल्स में, यहां तक करा आपने इतना और छोड़ दिया, बस ये आपका आंसर है। प्लस एक सी लगा दो, लिमिट सब्स्टिट्यूट ही नहीं करनी, लिमिट है ही नहीं है। जैसे यहाँ पर यही खत्म हो जाएगा, बस ये आंसर आ गया इसका, लिमिट सब्स्टिट्यूट ही नहीं करना। दिस इज इंडेफिनिट, इसीलिए मैंने कहा था कि यस यस हाँ जी, सी कुछ भी हो सकता है। सी कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स की वैल्यू ऑफ एक्स क्या है। तो अगर वो सी कैलकुलेट करवाना चाहता है तो वो आपको ये बताएगा कि इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है और एक्स की वैल्यू कितनी है, ये सब बताएगा ताकि आप सी कैलकुलेट करें। सर क्वेश्चन में सी की वैल्यू मतलब अभी गिवन हो सकती है? सी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं गिवन होती, कंडीशन देता है। जैसे मान लो इसको इंटीग्रेट कर तुमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करा, तो कहेगा कि t इक्वल टू 0 पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 5 था, तो c निकालो। तो ये देगा ये वैल्यू, ये देगा x की वैल्यू, तो जहां इसको लेफ्ट में ले जाओ सब्ट्रैक्ट कर दो, c आ जाएगा। ओके, सो दैट वाज अबाउट इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल फिजिक्स खत्म हुआ। ग्राफ मुझे कराना है, जो ग्राफ मैं जब 1D कराऊंगा तो साथ साथ करा दूं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अभी ग्राफ करा दूं और आप बाद में भूल जाओ ग्राफ। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री मैं साथ साथ कराता हूँ, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, अलग से उसके फॉर्मूले लिखवाने का कोई मतलब नहीं बनता, जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां रिलेशन लिख दिया करूँ। चलिए, so that completes mathematical physics. Let's start motion in 1D. सर एक बार उससे पहले वाली स्लाइड दिखा दो। ओके सर। मोशन इन 1D। अब देखो, मोशन इन 1D की स्टार्टिंग बहुत सारी डेफिनेशन से होती है और वो बहुत कॉमन डेफिनेशंस हैं। आपके पास रात तक उसकी शीट आ जाएगी, पीडीएफ आ जाएगा सारी डेफिनेशंस का, मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, मोशन इन 1D। मोशन इन 1D आप इसको कह दो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो आप वेक्टर्स कर चुके हो, तो जो जो चीजें मोशन इन 1D की 2D से रिलेट होंगी ना, वो भी मैं आपको यहीं करा दूं। 2D का वेट नहीं करूंगा, काफी चीजें 2D की हम यहीं कवर कर लेंगे। आपको वेक्टर्स आता है, बेसिक वेक्टर सबको आता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं। सो मोशन इन 1D का मतलब क्या है? मोशन इन 1D में आपकी जो ऑब्जेक्ट है ना, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव करेगी स्ट्रेट लाइन। और ये काइनेमेटिक्स का टॉपिक है, तो हम ये चेक नहीं टाइम में क्यों मूव कर रही, किसने मूव कराया, किस फोर्स ने मूव कराया, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे, ओके बॉडी एक बार मूव कर गई तो बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितनी वेलोसिटी थी, क्या एक्सीलरेशन था, वो सारी चीजें आपको देखनी।
सो मोशन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन। पोजीशन से स्टार्ट होगा ये पूरा। पोजीशन का मतलब है आप एक ओरिजिन चूज करो और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप बॉडी का किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो, उसे आप पोजीशन कहते हैं। सो पोजीशन इज कोऑर्डिनेट। अब वो एक्स कोऑर्डिनेट हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट हो सकता है, जेड हो सकता है, एक्स वाई जेड ऑफ अ पॉइंट, लेकिन होगा किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बॉडी की जो भी पोजीशन है, जो भी कोऑर्डिनेट होगा, उसे आप पोजीशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल से दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये ओरिजिन है, एक बॉडी यहां रखी हुई। सो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस बॉडी की जो भी पोजीशन है उसे आप कह दोगे, लेट्स से यहां से यहां तक सेपरेशन x हो गया। सो द पोजीशन ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज x। पोजीशन मींस कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये आपका पोजीशन। इसके बाद आप एक टर्म और यूज किया करेंगे, टाइम इंस्टेंट एंड टाइम इंटरवल। टाइम इंस्टेंट एंड टाइम इंटरवल। अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखवा सकता, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 2 PM इंस्टेंट है, मैं आपसे कह रहा हूं 5 PM इज इंस्टेंट है, मैं आपसे कहूं 2 PM टू 3 PM इंटरवल है, 5 PM टू 7 PM इंटरवल है। तो जैसे मैं आपसे कह सकता हूं T1 टाइम इंस्टेंट है, T1 is a time instant, T2 is a time instant, T1 to T2 is an interval, is time interval. या यूजुअली इंटरवल फाइनल इंस्टेंट माइनस इनिशियल इंस्टेंट करके आता है, तो आप लिखोगे T2 माइनस T1 इज इंटरवल। और इस इंटरवल को डेल्टा से रिप्रेजेंट करता है। T2 माइनस T1 इज टाइम इंटरवल। एग्जाम्पल दो, मैं ऐसे लिख सकता हूं T1 इज 1 सेकेंड, T2 इज 3 सेकेंड्स। इंस्टेंट्स हैं, दोनों इंस्टेंट्स हैं। मैं आपसे कहता हूं इंटरवल कैलकुलेट करो, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया T2 माइनस T1, आपने 2 माइनस 1 कर दिया, दैट्स 1 सेकेंड। सो नाउ वी हैव टाइम इंस्टेंट्स एज वेल एज टाइम इंटरवल। कोई एक पॉइंट होगा उसे आप टाइम इंस्टेंट कहोगे, दो इंस्टेंट के बीच में जो भी आएगा उसे आप इंटरवल कहेंगे। T1 टाइम इंस्टेंट है, T2 टाइम इंस्टेंट है, T2 माइनस T1 अगर आप करोगे तो आपको एक इंटरवल मिलेगा जिसे आप टाइम इंटरवल कहते हैं। लिखिए ना, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, हमेशा पता होते हैं, बट मैं जस्ट कुछ क्लैरिटी के साथ चलते हैं आगे। सर टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी, डेल्टा टी से आप हाँ जी, चेंज कर दूं। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट इन मोशन। अब ये मैं डेफिनेशन सब लिखवा के भिजवाऊंगा आपको, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। रेस्ट इन मोशन। रेस्ट इन मोशन का मतलब है एक बॉडी रेस्ट में कब होगी, जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोशन पोजीशन अगर चेंज हो जाती है एक बॉडी की विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन वी से बॉडी इज इन मोशन। तो रेस्ट की डेफिनेशन बस इतनी सी है, if a body does not change its position with time with respect to a frame of reference, then body is at rest. But if body change its position with time with respect to a frame of reference is motion. Frame of reference जो मैं आपको यहाँ बार बार यूज कर रहा हूँ, frame of reference means place of observation. Frame of reference means place of observation. This is place of observation. जहां से भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, उस प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहो।
अगर आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो ग्राउंड पे खड़े होके तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। आप एक कार में बैठे हो और आप बाहर की ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कार हो जाएगा। इसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट एंड मोशन के बाद नेक्स्ट आता है एक चीज और है, रेस्ट और मोशन जो टर्म्स है रिलेटिव है। एक ही टाइम पर एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। बेस्ट एग्जांपल, आप ट्रेन में बैठे हो, जो सामने पैसेंजर बैठा उसकी रिस्पेक्ट में तो आप रेस्ट में, लेकिन जो बाहर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है उसे लगेगा कि आप मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, दे आर रिलेटिव टर्म्स। तो आप लिख सकते हो कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट और मोशन दोनों ही रिलेटिव टर्म्स हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आता है अगर एक बॉडी मूव कर गई तो उस मोशन को आप तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। आप कह सकते हो मोशन 1 डायमेंशनल होगा, मोशन 2 डायमेंशनल होगा, मोशन 3 डायमेंशनल होगा। 1 डायमेंशनल मींस अगर एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है कि सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग जाती है, या सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग जाती है, सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग जाती है, उसे क्या होगा, या तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अगर सिर्फ कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो आप कहोगे मोशन 1D है। So motion in 1D, 2D and 3D. 1 dimensional motion, 2 dimensional motion, 3 dimensional motion. तो 1 dimensional motion का मतलब है सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, only one coordinate will change. तो जब बॉडी मूव करेगी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो आप कहोगे इट्स 1 डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल देखो 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन is one example of 1D motion. 2 dimensional motion, 2 dimensional motion में क्या होगा, दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है फ्लोर पर अगर किसी प्लेन में मोशन हो जाए, आपका फ्लोर है, उस फ्लोर के ऊपर एक इंसेक्ट घूम रहा है, एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। क्योंकि इंसेक्ट फ्लोर पर आगे पीछे कहीं भी जा सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो सकता है, लेकिन उस इंसेक्ट का जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, उड़ नहीं सकता वो। जैसे वॉल है, मतलब मेरे पीछे अगर ये वॉल है और इस वॉल पर मैं ऐसे कर हाथ चलाना शुरू कर दूं तो मोशन इज 2 डायमेंशनल। एक्स चेंज होगा या वाई चेंज होगा, जेड चेंज नहीं हो सकता, मेरा हाथ बाहर नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? अगर वॉल के ऊपर मोशन हो रहा है सो दिस मोशन इज 1 डायमेंशनल, और नॉट 1 डायमेंशनल होगा अगर स्ट्रेट लाइन में मैं अपना हाथ मूव करा रहा हूं। लेकिन अगर मेरा हाथ रैंडमली इस वॉल पर मूव कर रहा है तो एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। So this is an example of 2 dimensional motion. 2 coordinates change होंगे। Examples अगर मैं आपको दूं, motion in a plane, motion in plane। अब प्लेन में कुछ भी हो, आप चलो, आप दौड़ो, एक इंसेक्ट को दौड़ा दो। एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिख देता हूँ। एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन। इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन। देखो मैं ये सारी डेफिनेशंस एक एक कर बहुत अच्छी राइटिंग में लिख सकता हूँ, बट इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज 1 डायमेंशनल मोशन, व्हाट इज 2 डायमेंशनल मोशन। बस जब आप पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1D का मतलब क्या होता है, 2D का मतलब क्या होता है, 3D का मतलब क्या होता है। 3D का कोई एग्जांपल दे सकते हो इसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाए? तो मोशन देगा ऐसे इसमें x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, आप फ्लोर के ऊपर चढ़ रहे हो, आप रोड के ऊपर चल रहे हो, एक फुटबॉल फील्ड है उसमें आप भाग रहे हो, दैट्स अ 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। एक फुटबॉल फील्ड है, आप उस फुटबॉल फील्ड में भाग रहे हो, तो मोशन कैसा है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल? अर्पित ने कुछ कहा था, अर्पित मैं सुन नहीं पाया था, सॉरी। 2 डायमेंशनल, आप एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं। अच्छा आप में क्या होगा, अब मोशन कैसा होगा, भी 2 डायमेंशनल होगा या तीसरा डायमेंशन भी चेंज हो रहा है? सर आपकी आवाज कट गई थी सर बीच पे। अच्छा मेरी आवाज कट गई थी। मैं कह रहा हूँ आप फुटबॉल फील्ड में भाग रहे हो, दैट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन,